दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं मेरा खुसूसी प्रोग्राम पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। खुलासा अनबिलीवेबल है। कुवैत के एक अखबार ने दावा किया है कि ईरान की जो हमला करने की देरी है और जो सलाह दी है उन्होंने, तमाम जो रेजिस्टेंस वाले जितने संगठन हैं, जिन्हें आप हमास कहते हैं या फिर आप हिजबुल्लाह कहते हैं या फिर हुतीस भी कहते हैं, तो इन तमाम संगठनों के और ईरान के बीच में दरार पड़ गई है। और ये दरार जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े लेवल पर पड़ गई है। ये दावा है कुवैत के अखबार का भी और ये दावा है इजराइल के अखबार का भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच दरार पड़ गई है? मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये हमला हुआ और ये दावा भी वो उनका वाजह है कि जिस तरीके से एक डिप्टी कमांडर को हिजबुल्लाह के लेबनान के अंदर शहीद किया गया, और फिर अ, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो हमास के ब्यूरो प्रमुख को, एक तरह से हमास का पहला चेहरा अगर कहा जाए हानिया को, तो इसमें कुछ अलग नहीं होगा। तो उसको भी शहीद करने के बाद, एक तवील इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई रिएक्शन ईरान की तरफ से नहीं आया, तो फिर ये दरार पड़ने की बात सच नज़र आती है। यहाँ दोस्तों, एक तरफ रशिया ने महमूद अब्बास को तलब किया, बुलाया, बातचीत की और सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन फ़िलिस्तीन को देने की बात कही। सवाल ये है कि चाहे चाइना हो, चाइना ने भी जिस तरह से गाज़ा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, आज उसका ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है और संयुक्त राष्ट्र को भी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम गाज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। यानी रशिया और चाइना पैसे भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, जो अ, मतलब अब आधुनिकतम हथियार वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ईरान जो है, आज ये बात अगर सच है, क्योंकि दावा अखबारों का है, ये बात अगर सच है कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस ईरान से नाराज हो गए हैं और वो इस बात से नाराज हैं कि हमला खुद ईरान करने के बजाय अगर वो हमास को, हुतीस को और हिजबुल्लाह को ये मशवरा दे रहा है कि आप थोड़ा सा संयम से काम लें। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाइडेन की तरफ से भी दावा आ चुका है कि ईरान ने ईरान की उनके बीच में कोई बातचीत हुई है जिसमें ये कहा है कि हमारी बात हुई है कि अगर पीस टॉक शुरू होता है तो ईरान हमले को टाल सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो बैकफुट पे गया। बैकफुट पे तो है ही, फ्रंट फुट पे आना था, जिसका दावा किया। कल भी ईरान की तरफ से दावा किया गया था, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया था कि ईरान को बदला लेने का पूरा हक है, कार्रवाई करने का पूरा हक है। ये हक हम मुद्दतों से सुनते आ रहे हैं। खैर, कब तक सुनना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है कि सुनाई जाए, उसके पीछे कोई रणनीति है, स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध में सब कुछ सच बोला जाए ये भी ज़रूरी नहीं। मगर कुवैत कम से कम जो है इस बात को अगर अपने अखबार में छापता है कि हमास के और हिजबुल्लाह के और ईरान के बीच में दरार पैदा हो गई है, तो ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात कम से कम हमास के उन मासूमों के लिए बड़ी बात है जो आज भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भरोसा कर रहे हैं ईरान पर, हमास पर, हिजबुल्लाह पर, ईरान पर। तो उनका भरोसा जो है शायद वो क्रैक हो रहा है। रणनीतिक तौर पर इजराइल अपनी जो उसकी हरकतें हैं उसमें वो जारी है। उसके अपने कुछ नेता बयान देते हैं ऑफेंसिव, ताकि हम ऑफेंस के लिए तैयार हैं। दूसरा, पीस टॉक की बात की जाती है और नेतन्याहू और गैनेट के बीच में जो दरार दिखाई देती है उसकी भी चर्चा की जाती है। मगर असर जो है इसका कहीं भी ईरान पर नजर नहीं आता। यानी जो कार्रवाई कर सकते हैं उन पर कोई नजर नहीं आता है। रशिया ने क्यों, मेरे ख्याल से तो महमूद अब्बास को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा है कि महमूद अब्बास के साथ टॉक करके कोई आश्वासन देने की जो है रशिया ने कोशिश की होगी। अलबत्ता ईरान के अखबार ये भी दावा कर रहे हैं कि 60% से ज़्यादा जो है वो संवर्धन कर लिया है यूरेनियम का, और वारहेड और परमाणु डिटोनेटर का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है ईरान। हालांकि परमाणु पेलोड ले जाने वाली या परमाणु परमाणु वारहेड ले जाने वाली जो मिसाइलें हैं,
वो ऑलरेडी रशिया ने ईरान के पास पहुंचा दी हैं। हो सकता है कोई वारहेड भी पहुंचा दिया हो किसी तरह का, या फिर ईरान के पास तैयार हो। मगर उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ईरान कोई भी कार्रवाई खुद तो करने के बजाय उल्टे हिजबुल्लाह को, जबकि इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर हमले जारी हैं, हमास के ऊपर हमले जारी हैं, उसके अलावा सिविलियंस को मारना जारी है, थ्रेट जारी है, बयानबाजी जारी है, और ईरान संयम बरतने की बात कर रहा है। तो ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। आपको तो समझ में आया होगा तो आप जरूर देखिएगा। अलबत्ता मैं थोड़ी सी बात और आगे चलता हूँ जो समझने की है, या समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक आज की अपडेट ये है कि हमला करने की कोई रणनीति भी हो सकती है, परमाणु अटैक करने की, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि किया जा सकता है। क्योंकि जो इस वक्त रशिया के साथ में क्रुक्स में हुआ है, वहाँ रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि परमाणु संयंत्र को किसी तरीके से पश्चिमी जगत की प्लानिंग के तहत कब्जे में लेने की बात है, कोशिश है, जो कि उसके बाद बातचीत के टेबल पर लाने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए, या परमाणु थ्रेट करने के लिए यूक्रेन के पास एक मसाला मिल जाएगा। रशिया ने कहा है कि शायद ये सोच गलत है, क्योंकि उन्होंने जो ऑलरेडी यूक्रेन के पास परमाणु संयंत्र थे उन्हें भी अपने कब्जे में ले रखा है। तो रूस अपना परमाणु संयंत्र यूक्रेन पे छोड़ देगा या उस पर वो कब्जा कर लेंगे, ये एक मुश्किल बात है। मीडियाबाजी होती रहेगी, पश्चिमी जगत या फिर कुछ ऐसे जो एंटी रशिया सेंटीमेंट रखते हैं उनकी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। हालांकि मुझे लगता है रशिया इसको हैंडल कर लेगा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि गाजा के ऊपर, लाल सागर के ऊपर और इस पूरे खाड़ी के इलाके से रशिया का ध्यान डाइवर्ट हुआ है। उसकी मजबूरी हुई है कि उसे यूक्रेन के अटैक को भी बैलेंस कर रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान ने अगर ये बात कही है या अंदर खाने ये सब बातें चल रही है और इन तमाम संगठनों में फूट पड़ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरे ख्याल से इजराइल बरतरी हासिल करना शुरू कर चुका होगा। और ये सब समझने के लिए आपको मुस्लिम जगत की एक और असलियत समझनी पड़ेगी। आपको शुरू करता हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल से। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझने के बाद आपको शायद मुस्लिम जगत की वो बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी जो मैं एक तवील मुद्दत से, दशकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, पश्चिमी जगत का जो एक, जब हम ये सभी लोग देश आज़ाद नहीं थे तो पश्चिमी जगत के कब्जे में ही थे, चाहे वो इराक का इलाका हो, लेबनान का इलाका हो, जिसे आज हम फिलिस्तीन कह रहे हैं, वो हो, सीरिया हो, ये तमाम इलाके जो हैं वो ब्रिटेन के, फ्रांस के कोलिशन के जो है वो कब्जे में हुआ करते थे। उन्होंने उनको आज़ादी दी और उनको फिर वहाँ सत्ताएं कायम की। उसके बाद उन्होंने कैसे आज़ादी दी होगी, यानी चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, कैसे आज़ादी दी होगी? अब क्योंकि वहाँ कोई रिटेलिएट शुरू नहीं था, कोई आज़ादी मांग नहीं रहा था, क्योंकि कोई युद्ध नहीं चल रहे थे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो कोई ऐसा युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चल रहा था जिसमें ये इलाका आज़ादी मांग रहा हो, सिवाय सऊदी अरब के, और कोई इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। खैर, वो बात हम बहुत पुरानी हो जाती है, मगर इससे पहले हम थोड़ा आगे आ जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए। मेरा मानना ये है कि अमेरिकी थिंक टैंक या CIA, MI6, MI5, ये जो एजेंसियां हैं वो काम कैसे करती हैं। इवन KGB भी इस तरह के काम करती रही है। ये काम ऐसे करते हैं कि आप किसी भी देश के जो पॉपुलर लीडरशिप होती है, जो नेता होते हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि जनता कभी भी इनको पलट सकती है। इनका पूरा फोकस और पूरा का पूरा सिस्टम चलता है किसी भी देश के मिलिट्री कैंपस के अंदर। वहाँ इनके एसेट होते हैं और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। कैसे उसे हैंडल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। कैसे उनको मनाया जाता है या कैसे वो इनके जाल में रहते हैं, इनका हुक्म नहीं टाल पाते, ये सब अलग बात है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये होता है। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट किया गया, कैसे बांग्लादेश में बार बार तख्ता पलट किया गया है। इवन जब आपने सुना होगा रिपब्लिकन गार्ड नाम के जो एक पूरी फोर्स होती थी जो बहुत तगड़ी मानी जाती थी इराक की, जब अमेरिका ने हमला किया तो रिपब्लिकन गार्ड कहीं पता ही नहीं चला किधर चले गए। इस तरीके से जब कद्दाफी का तख्ता पलट किया गया तो वहाँ किस तरीके से
फोर्स ने काम किया वो एक देखने के लायक है। अभी अफ्रीका के बहुत से देशों में देख सकते हैं जहां मिलिट्री कू हुए हैं या मिलिट्री के और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसके बीच में कैसे टकराव चल रहे हैं, तकरार चल रहे हैं। पूरी दुनिया पे अगर आप नजर डालोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि दरअसल फौज के अंदर जो एसेट होते हैं पश्चिमी जगत के, वो उनके भरोसे पे पूरी दुनिया के पॉपुलर लीडर्स को, डेमोक्रेटिक लीडर्स को डराने, धमकाने और अपनी बात मनवाने का काम करते हैं। आज 14 अगस्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, वो अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। कल आज ही की रात, पिछली कई रात में जब 12 बजने के बाद आज की तारीख में एंटर होते हैं तो वहां पर भारी तादाद, 70% से ज्यादा लोग सड़कों पर निकलते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ वो अब एक तहरीक इंसाफ पार्टी का भी झंडा लेके निकलते हैं और ये अपनी आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं, मनाने के लिए निकलते हैं। इन पर पुलिस टूट पड़ती है, इन पर फौज टूट पड़ती है और वो कहते हैं कि तुम ये झंडा नहीं लहरा सकते। यहाँ एक और पाकिस्तानी महिला लीडर है, काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर वो काफ़ी लड़का है। उसकी तू-तू में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस के साथ बढ़ रही है। वो कहती है पाकिस्तान का झंडा मैं फहराऊंगी, पुलिस वाले कह रहे हैं तुम झंडा नहीं फहराओगे। अरे हम आज़ादी के, हम भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में स्कूलों में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तमाम लोग, कल हमारी 15 अगस्त होगी, सब लोग, हम भी सब लोग जो है आज़ादी के लिए अपने देश का झंडा लहराएंगे। हमारी नोया ने आज एक कुर्सी पे अपना झंडा लगाया और उसको जय हिंद करके सलूट करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर हमारे छोटे बच्चे अपने मन से और अपने दिल से जो है वो अपने झंडे को सलूट करते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मुस्लिम देश पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कितने शोर मचाए इन्होंने एक वो तवील मुद्दत से कि ये जो परमाणु बम है ये इस्लाम के, मुसलमान के, इसकी रक्षा के लिए है। दरअसल इन्होंने जितना टेररिज्म पैदा किया, जितने आतंकवादी पैदा किए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पैदा किए, वो सब के सब अमेरिका खुफिया एजेंसियों के लिए थे, जिन्हें मुसलमानों को थ्रेट करने में इस्तेमाल करना था, इनकी सत्ताओं को, इनकी पब्लिक को मॉरली दबाने का इस्तेमाल करना था और इन्होंने बड़े अच्छे से उसका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की फौज कहना कितना जायज है। सोच ले कि अपनी ही देश की जनता को वो आज़ादी का जश्न नहीं मनाने देते और तो और पाकिस्तान का अपना झंडा उठाने पर लाठियां डंडे बरसाते हैं। ये मुसलमानों की हकीकत है। दरअसल जितने भी देश, आप चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, उन देशों के अंदर जो आर्मी है, जो फोर्सेस है, उन फोर्सेस के अंदर इतने सारे एसेट मोसाद के, सीआईए के, MI5, MI6 के इतने सारे हैं कि वो अपनी अपनी हुकूमतों को एक सेकंड के अंदर शेख हसीना की तरह उनका तख्ता पलटवा सकते हैं, पाकिस्तान की तरह इमरान खान को कैद में भेज सकते हैं, सद्दाम खान को जो है छोड़कर भाग सकते हैं। तो कोई मुस्लिम जगत नाम जैसी कोई एक जनता है 2 अरब लोगों की, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सब के सब MI6 और CIA के और मोसाद के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके फोर्स, वो जो फोर्स में एसेट होते हैं वो ये काम करते हैं और इनके फोर्स में जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं उनको सलाह देने का, वो शायद कहीं सामने सामने आए, जरूरी नहीं, वो आपको बताई जाए ये जरूरी नहीं है। मगर आप ईरान में देखा, उनके जर्नल को शहीद कर दिया जाता है, कुछ नहीं करते। राष्ट्रपति, मोसाद खुलेआम इजराइल कहता है हमने किया है, वहां के नेता ऑफिशियल नहीं कहते हैं, ऑफिशियल कहते हैं हमने मारा है, कोई चर्चा नहीं करता। हानिया जो कम से कम एक हमास से या फिर उन संगठनों से जो फलस्तीन के साथ जुड़े हैं उनसे बात करने का सिंगल विंडो कनेक्शन था, उसको अपने देश में बुलाया और उसको शहीद करवा दिया। ईरान की फोर्स ने कोई चर्चा नहीं की, कोई रिएक्शन नहीं दिया। पिछले दिनों कुछ पतंगे उड़ाई थी, बहुत से लोगों ने मुझे एक चैनल से ब्लॉक करवा दिया। मैंने कहा भाई तेरा चैनल ये लोग छोड़ देंगे, कुछ खास सेंटिमेंट के लोग हैं जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आंखों पे पट्टी बांध रखी। दरअसल तुम्हें पॉपुलर लीडरशिप इसलिए दी जाती है कि वो तुम्हारा मूर्ख बना सके। मैं खुदा की कसम किसी मसलक के फेवर में नहीं हूं, मैं तो सिर्फ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मैं
कुरान को मानता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ और वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर को मानता हूँ जो एक मुसलमान को मानना चाहिए। बस मैं नहीं मानता कौन वहाबी, कौन सुन्नी, कौन शिया, कौन, ये मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। मैं इस चक्कर में कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर कोई तुम्हारा नेता चाहे किसी भी मसलक, किसी भी चीज़, किसी भी देश का क्यों ना हो, मैं सच बताने का काम करूँगा। उसे मानना ना मानना ये आप लोगों की मर्ज़ी पर मुनहसर करता है। पर ये कड़वा सच मान लें, मैंने भी ये हमने एक तज्ज़िया भी किया था, विश्लेषण भी किया था, आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर ईरान को हमला करना पड़ा, तो वो दबाव होगा भारी रशिया और चाइना का, क्योंकि खाड़ी में युद्ध के एस्केलेट करने की वजह से उनकी जान नहीं बचती, क्योंकि चाइना घिरा हुआ है। अगर यहाँ से अमेरिका, इज़राइल और पश्चिमी जगत का छुटकारा होता है, तो फिर ताइवान में खेल शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में ऑलरेडी चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बड़े फरिश्ते हो गए हैं चाइना और व्लादिमीर पुतिन, और वो इसलिए जो है तमाम मुसलमानों को बचाने निकल पड़े हैं। ये सब मुसलमान, हिंदू, ईसाई, ये लोग आप लोग मानते हो। जो लोग दुनिया पर कब्जा करना जानते हैं या फिर कब्जे में हैं, वो एक ही बात जानते हैं कि एक बेहतर गुलाम कैसे हो सकता है और एक बेहतर हम दुनिया को मालिकाना अपना स्वरूप कैसे पेश कर सकते हैं। सिर्फ ये दो बातें चलती हैं, उनके बीच में कोई धर्म, मजहब, मसलक मायने नहीं रखता। दुनिया के एसेट, कारोबार और ताकत, जिसका नशा, फिर नमरूद को क्या मजा आता था कि वो अपने आप को खुदा कहलवाए। उसका देश उसके कब्जे में था, सत्ता कब्जे में थी, लोग कब्जे में थे, मगर नशा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसकी कोई जो लिमिट नहीं होती है। वही नशा ताकत का कि दुनिया हमारे जूते के नीचे रहे, इससे बाहर कभी न जा पाए, उस नशे में सब कुछ हो रहा है। जो गुलाम हैं वो भी किसी धर्म को नहीं मानते, जो गुलाम बना रहे हैं उनका भी एक ही धर्म है, ताकत और खुद को खुदा कहलाना। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अब जो आगे होने जा रहा है ये खत्म हो गया है ऐसा नहीं, वार रुक जाएगा ऐसा नहीं, ईरान हमला नहीं करेगा ऐसा भी नहीं। आगे क्या होगा इस पर बारीक नजर रखेंगे, मगर आज तक जो था वो बताना जरूरी था कि ईरान खुद संगठनों को कह रहा है कि संयम बरतो। बाइडेन कह रहा है कि बातचीत शुरू होगी तो ईरान हमला नहीं करेगा। उसके बाद ये रणनीति मुस्लिम जगत में कैसे एक वबा बन के फैलेगी, इस पर वक्त रहते चर्चा करेंगे अगले प्रोग्राम में। इजाजत दें, खुदा हाफिज।